हमारे एक फेसबुक फॉलोअर नईम खान जी पूछते हैं कि सर चेक वसूली की कार्रवाई के लिए कोर्ट फीस लगती है और यदि कोई पार्टी गरीब है उसके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए क्या विकल्प है। देखिए, सामान्यतः चेक बाउंस के मामले में बहुत ही न्यूनतम फीस है। कुछ स्टेट में इसके परसेंटेज डिसाइड है, लेकिन ऐसी अवस्था में जब किसी व्यक्ति के पास कोर्ट फीस के लिए कोई पैसा नहीं है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की कोर्ट फीस को क्षम्य कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन यह उनके विवेक पर निर्भर है। यदि सामने वाली पार्टी गरीब है, वह ये बात सिद्ध करती है, वह किसी विशिष्ट श्रेणी में आती है जहां पर वह यह बात प्रतिपादित करती है कि वह जो कोर्ट फीस है वह देने के लिए अक्षम है, ऐसी अवस्था में कोर्ट फीस को न्यायालय द्वारा क्षम्य किया जा सकता है। ऐसे मामलों में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कोर्ट फीस माफ करने की। फॉलोअर मोहम्मद जाकिर साहब का एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न कि सर क्या सरकारी जॉब में रहते हुए एलएलबी की पढ़ाई की जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एलएलबी की जो पढ़ाई है, वकालत की जो पढ़ाई है, वह एक रेगुलर कोर्स है और ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप एलएलबी की पढ़ाई करना चाहते हो और ऊपर से आपकी जॉब चल रही है तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल आप एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिस विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं उस विभाग को आपको सूचित करना पड़ेगा, वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप बेहिचक अधिकार के साथ एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा, कई पुलिसकर्मी आज की तारीख में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं और ऑलरेडी वो अपने विभाग को इंटीमेशन देकर, उनसे परमिशन लेकर, उनकी स्वीकृति लेकर वह अपनी एलएलबी की पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं और वो पढ़ाई मान्य होती है। लेकिन यदि बिना स्वीकृति के यदि आप इस तरह की कोई एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वह विधिक रूप से और किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से मान्य नहीं हो। फेसबुक फॉलोअर श्री एडवोकेट अशोक जी कालवा पूछते हैं कि सर मैं वकील हूं और क्या मुझे AIDE एग्जाम पास करना कंपलसरी है, आवश्यक है मेरे लिए। तो मैं जानकारी देना चाहता हूं तमाम उन लॉ स्टूडेंट्स को या जिन्होंने की LLB कर रखी है। भारत के किसी भी न्यायालय में यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना आवश्यक है। LLB पास करने के बाद संबंधित जो आपका बार काउंसिल है उस बार काउंसिल से आपको अपना एनरोलमेंट कराना होगा और उस एनरोलमेंट कराने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना कंपलसरी है। इस एग्जाम को पास करने से आपको COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है कि आप देश के किसी भी न्यायालय के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस चीज का सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के रूप में मिलता है। इसलिए प्रत्येक LLB स्टूडेंट, प्रत्येक लॉयर जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए AIB एग्जाम पास करना। और राजेंद्र कुमार जी ने पूछा क्या सर न्यायालय के अंदर गूगल मैप मान्य है। देखिए, न्यायालय के अंदर यदि आप कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो वह पत्रावली पर लिया जाता है और उस मुद्दे को गंभीरता से देखा जाता है। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो और इस अवस्था के अंदर यदि आप न्यायालय में गूगल मैप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की एप्लीकेशन के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं और कोर्ट में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि किस कारण से आपको विवश होना पड़ा यह गूगल मैप प्रेजेंट करने के लिए। उस आधार पर न्यायालय अपने विवेक के अनुसार इस पर निर्णय ले सकता है कि उसे उस मैप को अंगीकार करना है या नहीं करना है। चूंकि आपके प्रकरण की ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, नहीं आपने विस्तृत में लिखा है, इस कारण परफेक्ट 100% जवाब दे पाना बिना प्रकरण क्या है जाने थोड़ा असंभव। हमारे फेसबुक फॉलोअर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि सर साल 2011 से जिस जगह पर हम काबिज है उसका पट्टा सरपंच और सचिव ने मिली भगत करके किसी दूसरे पक्ष के व्यक्ति को जारी कर दिया। सरपंच सचिव उसके फेवर में क्या करें। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 11-12 साल से किसी जगह पर काबिज है, उस जगह पे रह रहे हैं, तो आप सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आप इस संदर्भ की जानकारी सरपंच सचिव से मांगे और यदि आपको लगता है कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है और अनाधिकृत आधार पर यदि उनका पट्टा जारी किया गया है तो आप उनके खिलाफ विधिक रूप से कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा और सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग
एक फेसबुक फॉलोअर श्री श्रवण जी कमलापुरी पूछते हैं कि सर एक महिला को जौनपुर से उठाकर ले गए और गोरखपुर में ले जाकर जमीन का बेनामा करा दिया। इस संदर्भ में यदि एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर कहां होगी? अब देखिए यहां आपकी नजर में यह है कि उसको उठाकर जो ले गए हैं वो जौनपुर से ले गए हैं और जो जबरदस्ती जमीन का बेनामा कराया है वो गोरखपुर में कराया है। तो ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम यह देखा जाएगा कि किसी महिला को जबरदस्ती किसी जगह से उठा लिया गया, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अपने साथ में लेके गए, तो यह घटना कारित हुई है जौनपुर के अंदर। लेकिन जो दूसरी घटना हुई है वह भले ही गोरखपुर में हुई हो, इसमें प्रथम एफआईआर जौनपुर में दर्ज होगी क्योंकि घटना का मुख्य बिंदु उस जगह से प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं कि महिला है, अगर वह पुनः उस जगह नहीं जा सकती है तो 0 एफआईआर भारत के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, जो संबंधित थाने को अनुसंधान के लिए भेजी जा सकती है।